रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे फ़िलिस्तीन के हालात के बारे में। सबसे पहले आप इज़राइल देश कहना छोड़ दें। इज़राइल कोई देश नहीं है। आज से 75 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स एगो, 75 साल पहले, जब यहूदी लोगों में 17 जातियां हैं, जिनमें से एक है यहूनी, तो इन जातियों के लोगों को, जिनमें 6 बिलियन के करीब लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर सड़ा दिया और मुट्ठी भर लोगों को हिटलर ने कहा कि देखो, हम यहूदियों के दिलों में रहम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो बने रहेंगे चैनल में। हम आज आपको पूरी बात बताएंगे फ़िलिस्तीन का। तो जब यहूदियों में यहूनी को पूरे संसार में लोग खोज करके यहूदी लोग मार रहे थे, ऐसे ही समय में अंग्रेज़ों ने, जैसे ब्रिटिश सरकार ने, ये दिमाग लगाया कि इन्हें छोड़ दिया जाए ऐसे जगह में जहां विवाद लगे रहे, और उन्हें ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन की ज़मीन में बसा दिया गया। जब फ़िलिस्तीन की ज़मीन में ज़बरदस्ती बसा दिया गया तो एक छोटे से जगह में वो बसा और फ़िलिस्तीन के लोगों को ऑक्यूपाइड करने लगा। OCCUPIED, ऑक्यूपाइड यानी कब्जा होना। वो कब्जा करने लगे। वो धीरे धीरे कब्जा करते करते वो एक बहुत बड़ा लैंड ग्रेबर बन गए। LAND, लैंड, GRABER, लैंड ग्रेबर यानी ज़मीन हड़पने वाला। और उन फ़िलिस्तीनी लोगों को मारने लगे और ज़मीन हड़पने लगे, मारने लगे और ज़मीन हड़पने लगे। इस तरीके से फ़िलिस्तीन के 75% जगह पे इन यहूनियों ने, इन यज़दी लोगों ने, ये जेविस लोगों ने, इन्हें JEWIS, इन्हें जेविस भी कहा जाता है, यहूनी भी कहते हैं। यह जेविस, यहूदी, जायोनिस्ट, इस तरीके से आप किसी भी नाम से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल ये लैंड ग्रेबर हैं, यानी ज़मीन हड़पने वाला। तो ये फ़िलिस्तीन की ज़मीन को हड़प लिया, अप्रोक्सीमेटली 75%। और जो 25% जगह है उनमें इन्हें एक ओपन जेल यानी खुली जेल के तरह इन्हें रखा। और इन्हीं जेल में एक ऐसा आदमी जिसका नाम है याहिया, उसने आज से 20 साल पहले एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत उसने काम किया और आज पूरे फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने में कामयाब हो रहे हैं। एक समय था युद्ध होता था, वहाँ सैनिक मारे जाते थे, लेकिन अब ज़माना और वक्त बदल गया है। अब जिसको पूरी दुनिया, जो कि इज़राइल से डरते थे, आज उन्हीं के जेल में रहने वाले एक कैदी ने अपने प्लानिंग से धूल चटा दिया और वक्त बदल गया है। अब एक वक्त था जबकि लोग युद्ध में मारे जाते थे, लेकिन इसने ये चालाकी किया कि 5000 से ज़्यादा इन इजरायली फौजियों को छुपा दिया, इन्हें अपने कैद में रख लिया और अब इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। तो ये छोड़ रहा है इस बाबत, इस तर्ज पर कि भाई मेरा जितना नुकसान हुआ वो नुकसान दो और नुकसान की भरपाई करो और अपना बंदा वापस लो। आप ऐसे इस बात को आप समझ सकते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को खूब धुलाई किया, तो अंग्रेज़ लोग इस देश से छोड़ के भाग गया। लेकिन जो लोग मरा
उन मरने वालों को तो कुछ मिला नहीं, उसकी भरपाई हुआ नहीं, लेकिन एक याहिया नाम का कैदी जो कि इज़राइल के कैद में रहा, 20 साल कैद में रहा, और उसने जेल में ही रहकर इब्रानी भाषा सीखा। एक्चुअल में, वास्तव में, हकीकत में जो यज़दी लोग हैं, ये लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं और इब्रानी भाषा बोलते हैं, लेकिन ये जेल में रह के उन इब्रानी भाषा को सीखा और फिर इसने प्लान बनाया, और प्लान के तहत उसने अपने आइडिया के तहत ज़मीन के अंदर सुरंग बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास हवाई जहाज़ से लड़ने के लिए, बमबारी से बचने के लिए यही काम में आएगा। और इसने ज़बरदस्त प्लानिंग की, और इस प्लानिंग के तहत फ़िलिस्तीन को और गाज़ा स्ट्रिप को या पूरे फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने का ठाना, और इसने 7 अक्टूबर को इस मुहिम को छेड़ा। ये आप लोग जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ को देखने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक किया कीजिए, क्या न्यूज़ देने वाला सही न्यूज़ देता है। आप लोग अक्सर न्यूज़ में ये सुनते होंगे, इज़राइल के सिर्फ 4 फौजी मारे गए, 2 कमांडर मरे, 1 कमांडर मरे, और गाज़ा के 15,000 के आसपास लोग मारे गए। तो आप खुद सोचिए, आपके ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट पे आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ही बताइए कि एक टैंक में कम से कम 2 से 4 फौजी रहते होंगे ज़रूर से। अगर 10 टैंकों को डेली अगर वो उड़ा रहे हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर 4 के हिसाब से देखेंगे तो 40 मरेगा, 2 के हिसाब से देखिए तो 10 मरेगा, अगर एक टैंक में 1 हो तो कम से कम 10 मरेगा, तो सिर्फ 2 किस हिसाब से मर रहा है। तो इस झूठी बात को भी आप खुद भी पकड़ सकते हैं, यानी कि मरने वालों की तादाद जो इज़राइल IDF, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स IDF जो कहता है, क्या सच कहता है? जी नहीं। ये जन्मजात ही मक्कार कौम के नाम से ये मशहूर है। मुसलमानों में यज़दी कहना, जेविस कहना एक गाली है, आज से नहीं, ये 2000 साल पहले से, यानी मुसलमानों का नबी साहब के आने से, यानी 1400 साल 1500 साल पहले इस्लाम धर्म आया, उससे भी 1000, 5000, 10,000 साल पहले से, या हो सकता है उससे भी पहले से, यज़दी यानी जेविस एक मुसलमानों में कहा जाने वाला एक गाली है। अगर कोई मुसलमान दूसरे को जेविस कहता है, यहूदी कहता है, यहूनी कहता है, तो समझ लीजिए वो एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो 70-75 साल में इन यहूदियों ने, इन जेविस ने वहाँ के लोगों को मारता गया और बहुत मारा। और जो बच्चे अनाथ हो गए, जिसका माँ बाप न रहा, अनाथालय में रहे, ऑर्फन होम में रहे, अनाथालय में रहे, वो उनका एक ग्रुप बन गया, और वो काफ़ी सारा ग्रुप बन गया, और इसने फिर देश को आज़ाद कराने का सोचा, और अब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमास क्या है? एक ऑर्फन, एक अनाथ का ग्रुप है जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जो अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ता है वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं, क्रांतिकारी कहलाते हैं। और अंग्रेज़ों के बात करें या यहूनियों के तर्ज पे अगर बात करें तो उसके लिए वो टेररिस्ट हैं, इसलिए क्योंकि वो लैंड ग्रैबर है, वो ज़मीन हड़पने वाला है। वो ज़मीन हड़पने के लिए इतने आतुर हैं, ये ज़मीन हड़पने के लिए इतने आतुर हैं कि उन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान,
इससे कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें प्यार है तो ज़मीन से प्यार है। अब ज़मीन से कितना प्यार है वो भी आपको बता दें। और ये अचानक से ये अचानक से इन यहूदियों को इतना मर्डर क्यों करना पड़ रहा है। आपको एक बात बताते चले कि जापान, हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान पे जितना बम गिराया गया था उससे डबल बारूद का इस्तेमाल ये 46 दिनों के अंदर गाजा पर हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू बम गिराया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका अपना हथियार जो बेचता है और उसका सबसे लेटेस्ट जो हथियार है F-35 जो फाइटर जेट है, उनको किसी देश ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको किसी देश ने हाईजैक कर लिया या उसके पथभ्रष्ट कर दिया, उसका रडार से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो $1 करोड़ का 1,000 करोड़ डॉलर का F-35 को इस तरह से रास्ते से भटका दिया गया। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुका है। ऐसे में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट जो है, OIC जो आजकल होम्योपैथिक बयान देते हैं गाजा की लड़ाई पर, होम्योपैथिक बयान देते हैं और अपना हिफाजती में पड़े रहते हैं, छुप कर पड़े रहते हैं। तो ये मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खाने में व्यस्त हैं। ये 58 देश इसी अमेरिका से ही हथियार खरीदते हैं। लेकिन F-35 जो कि आज से ठीक 70-80 दिन पहले रडार से भटक गया था, उस टाइम से ही बेचारे बाइडेन साहब के सिर में दर्द हो गया कि आखिर हमारा F-35 को अगर किसी ने रडार से भटका दिया है तब हमारा हथियार तो अब बिकेगा नहीं। हथियार अब किसका बिकेगा? तो एक मोटा सा पेट वाला किम जोंग, उनको नाम जानते होंगे। अब जो ये बिरयानी खाने वाले 58 मुस्लिम देश हैं, अब वो उसके करीब जा रहे हैं। और दूसरा जा रहे हैं चाइनीज, चीन के तरफ। शी जिनपिंग, आपको याद दिला दें, जो मोदी साहब के साथ झूला झूले थे। तो एक तो चीन की तरफ जा रहा है, दूसरा वो मोटा भाई जो हैं मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बने बैठे हैं, वो उनका नाम है, सॉरी मैं फिर आगे बता दूंगा। नेक्स्ट जो है एक और देश है, वो है रशिया। तो रशिया चूँकि वो भी 20 साल तक मुसलमानों का खून पिया था अफ़गानिस्तान में, और उसे समझ में आ गया, और जब समझ में आ गया तो अब वो मुसलमान का हिमायती बन बैठा है। और आज के डेट में चाहे वो फ़िलिस्तीन हो या गाजा हो, जो भी कह लीजिए, या इजिप्ट हो या सऊदीया हो, उन्हें हथियार देता है और बेचता है। तो ये 3 देश एक तरफ हो गए हैं, एक फ़िलिस्तीन, एक चाइना, दूसरा रूस, और तीसरा आपको तो बताया नॉर्थ कोरिया। ये 3 जो देश हैं, ये मुसलमानों के पास आज के डेट में, मुसलमान देशों के पास आज के डेट में हथियार बेच रहा है। एक तो वो हो गया। दूसरा अमेरिका का ये सड़ेला हथियार और इजराइल का जो हथियार है, वो आप 7 अक्टूबर को देख ही चुके हैं कि उसका सेंसर कितना काम कर रहा है, उसका आयरन ड्रोन कितना काम कर रहा है। ये सब से ज़्यादा लेटेस्ट मार्केट में हथियार आ गया है। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले अमेरिका सऊदीया को दिखाता था कि भाई बगल में तुम्हारा ये मित्र है, दुश्मन देश है सिया का डर दिखाकर सऊदीया को अपना सड़ेला हथियार बेचा करते थे। कौन? अमेरिका। और इस तरह से अमेरिका काफ़ी पैसा कमाता था। लेकिन अब सऊदीया भी उसके फौजियों को, अमेरिकन फौजियों को
भगा रहा है, चाइनीज़ फौजी या पाकिस्तानी फौजी ले रहा है, चाइनीज़ हथियार यूज कर रहा है और वो मोटा भाई का हथियार यूज कर रहा है और रूस का हथियार ले रहा है। अब इसे अपना ग्राहक कम नज़र आ रहा है। ये जो वर्ल्ड का चौधरी बना बैठा था अमेरिका, इसका हथियार कोई खरीदना नहीं चाह रहा और इसी खींच की वजह से सबसे पहले तो वो यूक्रेन में मदद के नाम पर वहाँ कुछ कुछ हथियार फ्री में दिया और वहाँ लड़ाई चालू हुआ रूस में। और फिर यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो एक्चुअल में कॉमेडियन था, वो एक कॉमेडियन था और उसे, चूँकि वो इजरायली है, यहूदी है, जायोनिस्ट है, इसलिए उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया गया और फिर उसे युद्ध में लगाया। पहले 2-4 जहाज़ फ्री में हथियार दिया अमेरिका ने, उसके बाद उसे अपना सड़ेला हथियार बेचने के लिए और कस्टमर चाहिए था। फिर इसे मिल गया, खुद ये इजराइल मिल गया। और तो और जब यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो गैस वगैरह का समस्या आ गया यूरोपियन देश में। और संजोग देखिए कि जिस गाजा के लिए लड़ाई हो रहा है, जहाँ की सारी बिल्डिंग को कब्रिस्तान में बदल दिया गया, उस ज़मीन के नीचे खरबों रुपया का, खरबों डॉलर का, बिलियन ट्रिलियन डॉलर का गैस भरा पड़ा है, गैस का भंडार पाया गया है। अब इस गैस के भंडार पर अपना कब्जा जमाने के लिए और अमेरिका अपना अपडेटेड हथियार को, यानी पिछले बैकडेटेड हथियार को बेचकर नया हथियार के लिए फिर उन्हें भी तो चाहिए पैसा और पुराना हथियार को भी तो बेचना है, ग्राहक चाहिए। तो ये गाजा की लड़ाई में चाहे वहाँ के सारे लोगों को मार देना पड़े, 22 लाख लोगों को कत्ल करना पड़े, फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो लोगों को मारने पर उन्हें ज़रा सा भी दुख नहीं होता। इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि वहाँ जो गैस का भंडार है गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, या ये समझ लीजिए फ़िलिस्तीन के अंदर, तो फ़िलिस्तीन की जनता से ज़रा सा भी किसी को मोह माया प्यार नहीं है। ये गोरे चमड़े वाले को, ये यज़दी यहूनी लोगों को, ये जेविस लोगों को, जायोनिस्ट लोगों को वहाँ के जनता से ज़रा सा भी प्यार नहीं है। बस वहाँ की ज़मीन और वहाँ के गैस से प्यार है, जिस वजह से ये 46 दिन से लड़ाई चल रहा है और हो सकता है आने वाला 20 साल तक लड़ाई चले, क्योंकि अमेरिका लिथियम पे कब्जा करने के लिए 20 साल तक अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ा और अंत में अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके उसे भागना पड़ा। उसी तरह से फ़िलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है और जान दे रहा है और कुछ नहीं है। इजराइल यहूदी जायोनिस्ट क्या है? लैंड ग्रैबर है। आप ऐसे बात को समझिए कि आपके घर में कोई पड़ोसी ज़बरदस्ती एक भाड़ेदार को रख देता है और भाड़ेदार फिर आपको एक दिन भगा देता है और उसे पता चलता है कि इस मकान के अंदर करोड़ों का खजाना है। तो बस यही है कि गाजा के अंदर गैस पाया गया है और यूरोपियन लोगों को गैस का आवश्यकता है क्योंकि अभी जाड़ा भी आने वाला है और ये खजाना को लूटने के लिए वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात जानने का ये है कि मुसलमान जो देश हैं 58 के 58 जो OIC के देश, वो पूरे दुनिया में 205 देश है जिसमें 58 मुस्लिम देश हैं। ये मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खाने में बिल्कुल बिजी हैं। जब उसके सिर पर डंडा पड़ता है तभी वो आगे बढ़कर कुछ कहता है, अदरवाइज नहीं। वो बस वो अपने गद्दी पर बैठा है
और होम्योपैथिक बयान देता है, उसकी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि ये चिकन मटन के पीछे व्यस्त हैं। और जो मुस्लिम देश, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो ये सोच रहे हैं कि 58 देश या 58 देश हमारा मदद करेगा। ये बिल्कुल आपकी भूल है। आपका समस्या है, आप उसको सॉल्व कीजिए। आप बात को इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आप सड़क पर गुजर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग आपको उठा करके आपको मेडिकल हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। सबसे पहले चेक करेगा कि आपके जेब में कैश कितना है। बाय चांस अगर आपके जेब में कैश नहीं है तो उससे भी कोई उसके प्रॉब्लम नहीं है। आपके मोबाइल कहाँ है, आपके हाथ में अंगूठी कहाँ है, आपके सोने का चेन कहाँ है, सबसे पहले उससे लेना चाहेगा वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका समस्या है, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, आप जिस समस्या से ग्रस्त हैं, उस समस्या का आप खुद ही समाधान करें। आपको कोई दूसरा देश या कोई दूसरा आदमी आके आपका सॉल्यूशन नहीं करेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, आपको अपना समस्या का खुद ही समाधान करना है। आज आप 22 लाख लोग एक छोटा सा बंद जेल में, यानी फ़िलिस्तीन में, गाजा के अंदर, गाजा स्ट्रिप यानी एक पट्टी है, चूँकि लगभग कब्जा कर चुका है जगह को इन यहूदी लोगों ने, जेविश लोगों ने, तो इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इनके भाड़ेदार ने मकान मालिक को भगा दिया, मरने पर आतुर कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि आपको ये 58 जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब अपने आप में व्यस्त हैं, बिजी हैं। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जिसका एक एग्जाम्पल है, कभी भी आप खबर को देख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लीजिए, आपको सच पता चल जाएगा। खबर को भी देखिए तो ज़रा छानबीन करके, क्योंकि झूठों का अंबार भरा पड़ा है, झूठों का अंबार भरा पड़ा है। आपको सच कहीं से नहीं मिलेगा। सच खबर देखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपको जो बताएं, हमने जो न्यूज़ दिया, ये काफ़ी इंटरनेशनल जो ऑलरेडी मैदान है गाजा का, जहाँ जो वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ से आपको निकाल के दे रहे हैं। अब तक 50 से 60 रिपोर्टरों को मार दिया गया है गाजा में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रिपोर्टरों को मार दिया जाए, लेकिन ऐसा आज के डेट में हो रहा है। कोई भी, ये जो संयुक्त राष्ट्र है, ये भी एक चोरों का गठबंधन बन के रह गया है। और ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये कहाँ मर गए हैं? अभी आपने ये जेनेवा कन्वेंशन है, वो कहाँ चला गया है? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है गाजा के लोगों को? जी नहीं, बस ये सब बिके हुए हैं और हर कोई अपना जेब, अपने फ़ायदे को देखकर ही आपको न्यूज़ देता है। हमास के लोगों ने जो लड़ने का तरीका अपनाया है वो बिल्कुल अनूठा और अलग है। उसने आईडीएफ के लोगों को, लगभग 20 से 25 हज़ार आर्मी को पकड़कर ऐसे जगह में छुपा रखा है कि अब तक गाजा में जो हालात इन लोगों ने बम फोड़ कर रखा है, कब्रिस्तान बना रखा है, उसकी भरपाई वसूल करने के बाद इन्हें एक एक करके छोड़ा जा रहा है। और इसमें कतर अच्छा रोल अदा कर रहा है। एक ज़माना हुआ करता था कि लड़ाई में फौजी मरे, दबे, बच गए, वो लौट गए, लेकिन इन लोगों ने, इन हमास के लोगों ने चालाकी ये किया कि जो लोग मर रहे हैं वो तो बिल्कुल मासूम लोग मर रहे हैं, हमास के लोग कोई मर नहीं रहे हैं। और जो वहाँ की जनता को आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए उन्होंने कफन बांध रखा है, तो ये
नेतन्याहू चूँकि बहुत दिन तक गद्दी के प्यारे हैं और ये हमास को इन्होंने ही पैसा देकर खड़ा किया था और आज हमास ही इसके गले का हड्डी बन बैठा है और 25,000 के आसपास IDF इजराइल डिफेंस फोर्स को गुप्त स्थान में पकड़ रखा है और उसके बदले में अब इतने जो बम फोड़े जा रहे हैं, आज 46-47 दिनों से लगातार जो बम गिर रहा है, इन बिल्डिंगों को जो बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ के गैस को खजाने को लेने के लिए ये जो 2-4 देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, चोरी का माल यानी ग्रेबर लैंड, ये ऑक्यूपाइड लैंड, ये जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, हड़प रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और ये गैस पर जो नज़रें गड़ा रखा है, तो इनसे इनकी अपनी ज़मीन से इन गोरे को भगाने के लिए इन हमास वालों ने इन जिंदा फौजी को पकड़ रखा है और फिर अब बैठक हो रहा है। अब आप देखते रहिए कि इस बैठक में ये लोग कितने फौजी को छोड़ेगा और ये जंगबंदी कितने दिन चलेगी। ऐसा स्थिति है कि अब तक कम से कम ये 2, 4, 10 दिन, 50 दिन, साल भर नहीं, कम से कम ये लड़ाई 20 साल तक तो ज़रूर चलेगी और 4 से 5 देश तक फैला है। अभी इसका फैलाव अभी और बढ़ेगा क्योंकि नेतन्याहू अपने फौजी मरने वालों का ये नहीं ब्यौरा नहीं देता। आपको मैंने कैलकुलेशन का भी तरीका बताया है, आप उसको भी देख के आप उसको समझ सकते हैं और ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना नेतन्याहू सच बोलते हैं। उन्हें गद्दी से इतना प्यार है कि मरने वाले फौजियों की संख्या भी सही नहीं बताता। तो इसमें कतर एक देश है जहां हमास का ऑलरेडी ऑफिस खुला है, उस ऑफिस से फिर उसको डीलिंग किया जाएगा और ये जो जितने बम गिराया जा रहा है, हमास के निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है और तरह तरह से यातना दिया जा रहा है, सबका हिसाब ये हमास वाले निकालेंगे। और आए दिन पहले तो ये अनाथों का था ग्रुप, लेकिन अब इसमें 60 लाख से ज़्यादा लोग भर्ती लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हमास के दफ्तरों में आवेदन दे रहे हैं। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। जैसे ही कोई नया खबर आता है हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेपल का अकाउंट दे रखे हैं, आप उस पर अपना राशि दान कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो भी आप उस पर अकाउंट का नंबर दिया है, आप उस पर हमें मदद कर सकते हैं। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेंजामिन बीबी नेतन्याहू, हिब्रू में रोमानीकृत बिन्यामिन एन नेतन्याहू, उच्चारित होगा इसका आवाज़ बेंजामिन नेतन्याहू। अक्टूबर, उनका जो जन्म हुआ था अक्टूबर 21, 1949, एक इजरायली राजनेता हैं जो दिसंबर 2022 से इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। पहले 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक पद पर रहे। वह लिकुड पार्टी के अध्यक्ष हैं। नेतन्याहू देश के इतिहास में लंबे समय तक रहने वाले हैं, जिन्होंने कुल 16 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है। वह इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद होने वाले प्रधानमंत्री भी थे। तेल अवीव में धर्मनिरपेक्ष यहूदी माता पिता के घर जन्मे नेतन्याहू का पालन पोषण यरूशलेम में और कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भी हुआ। वह 1967 से इजराइल रक्षा बलों में शामिल होने के लिए इजराइल लौट आए। वह साइरेट मटकल विशेष बलों में एक टीम लीडर
बन गए और सम्मानपूर्वक बर्खास्त होने से पहले कप्तान का पद हासिल करते हुए कई अभियानों में भाग लिया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद नेतन्याहू बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए आर्थिक सलाहकार बन गए। वह 1978 में योनातन नेतन्याहू आतंकवाद विरोधी संस्थान की स्थापना के लिए वापस इजराइल चले गए। 1984 से 1988 तक नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि थे। 1993 में लिकुड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने और विपक्ष के नेता बनने के बाद नेतन्याहू प्रमुखता से उभरे। 1996 के चुनाव में नेतन्याहू ने सिमोन पेरेज को हराया और लोकप्रिय वोट द्वारा सीधे चुने गए। पहले इजरायली प्रधानमंत्री बन गए और अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 1999 के चुनाव में यहूद ब्राक की वन इजराइल पार्टी द्वारा नेतन्याहू और लिकुड को भारी हार मिली और नेतन्याहू ने निजी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए पूरी तरह से राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। नेतन्याहू बाद में राजनीति में लौट आए और एरियल शेरोन के अधीन विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद की स्थिति के दौरान उन्होंने इजरायली अर्थव्यवस्था में सुधारों की शुरुआत की, जिससे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अंततः गाजा विघटन योजना के संबंध में असहमति पर इस्तीफा देने से पहले शेरोन द्वारा नई पार्टी कदीमा बनाने के लिए पद छोड़ने के बाद दिसंबर 2005 में नेतन्याहू लिकुड के नेतृत्व में लौट आए। वह 2006 से 2009 तक विपक्ष के नेता रहे। 2009 के चुनाव के बाद नेतन्याहू ने अन्य दक्षिणपंथी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाई और दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2013 और 2015 के चुनाव में लिकुड को जीत दिलाई। 2019 और 2020 में लगातार 3 चुनाव के बाद सरकार बनाने में विफल रहने के बाद राजनीतिक गतिरोध का दौर शुरू हुआ, जिसे नेतन्याहू और मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट गठबंधन के बेनी गैंट्स के बीच गठबंधन रोटेशन समझौते के बाद हल किया गया था। रोटेशन होने से पहले दिसंबर 2020 में गठबंधन टूट गया और मार्च 2021 में एक नया चुनाव हुआ। अपनी अंतिम सरकार में नेतन्याहू ने कोविड-19 महामारी और 2021 इजराइल फिलिस्तीन संकट पर इजराइल की प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया। जून 2021 में नेफ्ताली बेनेट द्वारा यायर लेपिड के साथ सरकार बनाने के बाद नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और 2022 के चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री के रूप में लौटने से पहले तीसरी बार विपक्षी नेता बन गए। नेतन्याहू ने 1980 के दशक से व्यक्तिगत मित्र रहे डोनाल्ड ट्रंप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता दी और इजराइल और विभिन्न अरब राज्यों के बीच सामान्यकरण समझौतों की एक श्रृंखला अब्राहम समझौते की मध्यस्थता की। नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार करने की अपनी दशकों पुरानी नीति पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। 2019 में नेतन्याहू को 3 साल की जांच के बाद विश्वास के उल्लंघन, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इन्हें सत्ता और कुर्सी से प्यार हो गया है और कुर्सी में बने रहने के लिए जनता को गाजर मूली की तरह कटवा सकती है और काट सकती है। इनका सिर्फ एक ही सपना रह गया है,
विश्व गुरु बनना। जैसा कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वैसे ये भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। इनका बस एक ही मात्र सपना रह गया है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है मस्जिद अक्सा को तोड़कर थर्ड टेंपल बनाना। इसी को भुनाते भुनाते वो इतने दिन तक सत्ता पे बने रहे और अब आखिर में मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा चल रहा है। लोगों का कत्लेआम, खून बहाना सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया जा रहा है, वो है मस्जिद अक्सा को शहीद कर थर्ड टेंपल बनाना। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज आपको बताएंगे फ़िलिस्तीन के हालात के बारे में। सबसे पहले आप इज़राइल देश कहना छोड़ दें। इज़राइल कोई देश नहीं है। आज से 75 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 75 ईयर्स एगो, 75 साल पहले जब यहूदी लोगों में 17 जातियां हैं, जिनमें से एक है यहूनी, तो इन जातियों के लोगों को, जिनमें 6 बिलियन के करीब लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डालकर सड़ा दिया और मुट्ठी भर लोगों को हिटलर ने कहा कि देखो, हम यहूदियों के दिलों में रहम है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो बने रहेंगे चैनल में। हम आज आपको पूरी बात बताएंगे फ़िलिस्तीन का। तो जब यहूदियों में यहूनी को पूरे संसार में लोग खोज खोज करके यहूदी लोग मार रहे थे, ऐसे ही समय में अंग्रेज़ों ने, जैसे ब्रिटिश सरकार ने, ये दिमाग लगाया कि इन्हें छोड़ दिया जाए ऐसे जगह में जहां विवाद लगे रहे, और उन्हें ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन की ज़मीन में बसा दिया गया। जब फ़िलिस्तीन की ज़मीन में ज़बरदस्ती बसा दिया गया तो एक छोटे से जगह में वो बसा और फ़िलिस्तीन के लोगों को ऑक्यूपाइड करने लगा। OCCUPIED, ऑक्यूपाइड यानी कब्जा होना। वो कब्जा करने लगे। वो धीरे 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 कब्जा करते करते वो एक बहुत बड़ा लैंड ग्रेबर बन गए। LAND, लैंड, GRABER, लैंड ग्रेबर यानी ज़मीन हड़पने वाला। और उन फ़िलिस्तीनी लोगों को मारने लगे और ज़मीन हड़पने लगे, मारने लगे और ज़मीन हड़पने लगे। इस तरीके से फ़िलिस्तीन के 75% जगह पे इन यहूनियों ने, इन यज़दी लोगों ने, ये जेविस लोगों ने, इन्हें JEWIS, इन्हें जेविस भी कहा जाता है, यहूनी भी कहते हैं। यह जेविस, यहूदी, जायोनिस्ट, इस तरीके से आप किसी भी नाम से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल ये लैंड ग्रेबर हैं, यानी ज़मीन हड़पने वाला। तो ये फ़िलिस्तीन की ज़मीन को हड़प लिया अप्रोक्सीमेटली 75%, और जो 25% जगह है उनमें इन्हें एक ओपन जेल यानी खुली जेल के तरह इन्हें रखा। और इन्हीं जेल में एक ऐसा आदमी जिसका नाम है याहिया, उसने आज से 20 साल पहले एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत उसने काम किया और आज पूरे फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने में कामयाब हो रहे हैं। एक समय था युद्ध होता था, वहाँ सैनिक मारे जाते थे, लेकिन अब ज़माना और वक्त बदल गया है। अब जिसको पूरी दुनिया, जो कि इज़राइल से डरते थे, आज उन्हीं के जेल में रहने वाले एक कैदी ने अपने प्लानिंग से धूल चटा दिया और वक्त बदल गया है। अब एक वक्त था जबकि लोग युद्ध में मारे जाते थे, लेकिन इसने ये चालाकी किया कि 5000 से ज़्यादा
इन इजरायली फौजियों को छुपा दिया, इन्हें अपने कैद में रख लिया और अब इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। तो ये छोड़ रहा है इस बाबत, इस तर्ज पर कि भाई मेरा जितना नुकसान हुआ वो नुकसान दो और नुकसान की भरपाई करो और अपना बंदा वापस लो। आप ऐसे इस बात को आप समझ सकते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों को खूब धुलाई किया, तो अंग्रेज लोग इस देश से छोड़ के भाग गया। लेकिन जो लोग मरा, उन मरने वालों को तो कुछ मिला नहीं, उसकी भरपाई हुआ नहीं। लेकिन एक याहिया नाम का कैदी जो कि इज़राइल के कैद में रहा, 20 साल कैद में रहा और उसने जेल में ही रहकर इब्रानी भाषा सीखा। एक्चुअल में, वास्तव में, हकीकत में जो यज़दी लोग हैं, ये लोग हिब्रू भाषा बोलते हैं और इब्रानी भाषा बोलते हैं। लेकिन ये जेल में रह के उन इब्रानी भाषा को सीखा और फिर इसने प्लान बनाया और प्लान के तहत, उसने अपने आइडिया के तहत ज़मीन के अंदर सुरंग बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास हवाई जहाज़ से लड़ने के लिए, बमबारी से बचने के लिए यही काम में आएगा। और इसने ज़बरदस्त प्लानिंग की और इस प्लानिंग के तहत फ़िलिस्तीन को और गाज़ा स्ट्रिप को या पूरे फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने का ठाना और इसने 7 अक्टूबर को इस मुहिम को छेड़ा। ये आप लोग जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ को देखने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक किया कीजिए, क्या न्यूज़ देने वाला सही न्यूज़ देता है। आप लोग अक्सर न्यूज़ में ये सुनते होंगे इज़राइल के सिर्फ 4 फौजी मारे गए, 2 कमांडर मरे, 1 कमांडर मरे और गाज़ा के 15,000 के आसपास लोग मारे गए। तो आप खुद सोचिए, आपके ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट पे आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ही बताइए कि एक टैंक में कम से कम 2 से 4 फौजी रहते होंगे ज़रूर से। अगर 10 टैंकों को डेली अगर वो उड़ा रहे हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर 4 के हिसाब से देखेंगे तो 40 मरेगा, 2 के हिसाब से देखिए तो 10 मरेगा, अगर एक टैंक में 1 हो तो कम से कम 10 मरेगा, तो सिर्फ 2 किस हिसाब से मर रहा है। तो इस झूठी बात को भी आप खुद भी पकड़ सकते हैं, यानी कि मरने वालों की तादाद जो इज़राइल IDF मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स IDF जो कहता है, क्या सच कहता है? जी नहीं, ये जन्मजात ही मक्कार कौम के नाम से ये मशहूर है। मुसलमानों में यज़दी कहना, जेविस कहना एक गाली है। आज से नहीं, ये 2000 साल पहले से, यानी मुसलमानों का नबी साहब के आने से, यानी 1400 साल 1500 साल पहले इस्लाम धर्म आया, उससे भी 1000 5000 10,000 साल पहले से, या हो सकता है उससे भी पहले से, यज़दी यानी जेविस एक मुसलमानों में कहा जाने वाला एक गाली है। अगर कोई मुसलमान दूसरे को जेविस कहता है, यहूदी कहता है, यहूनी कहता है, तो समझ लीजिए वो एक गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो 70-75 साल में इन यहूदियों ने, इन जेविस ने वहाँ के लोगों को मारता गया और बहुत मारा। और जो बच्चे अनाथ हो गए, जिसका माँ बाप न रहा, अनाथालय में रहे, ऑर्फन होम में रहे, अनाथालय में रहे, वो उनका एक ग्रुप बन गया और वो काफ़ी सारा ग्रुप बन गया। और इसने फिर देश को आज़ाद कराने का सोचा और अब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमास क्या है? एक ऑर्फन, एक अनाथ
का ग्रुप है जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। जो अपने देश के आज़ादी के लिए लड़ता है वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं, क्रांतिकारी कहलाते हैं। और अंग्रेज़ों के बात करें या यहूदियों के तर्ज पे अगर बात करें तो उसके लिए वो टेररिस्ट हैं। इसलिए क्योंकि वो लैंड ग्रैबर है, वो ज़मीन हड़पने वाला है। वो ज़मीन हड़पने के लिए इतने आतुर हैं, ये ज़मीन हड़पने के लिए इतने आतुर हैं कि उन्हें बच्चे, बूढ़े, जवान इससे कोई मतलब नहीं है। बस उन्हें प्यार है तो ज़मीन से प्यार है। अब ज़मीन से कितना प्यार है वो भी आपको बता दें। और ये अचानक से इन यहूदियों को इतना मर्डर क्यों करना पड़ रहा है। आपको एक बात बताते चले कि जापान, हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान पे जितना बम गिराया गया था उससे डबल बारूद का इस्तेमाल ये 46 दिनों के अंदर गाजा पर हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू बम गिराया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि अमेरिका अपना हथियार जो बेचता है और उसका सबसे लेटेस्ट जो हथियार है F-35 जो फाइटर जेट है, उनको किसी देश ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको किसी देश ने हाईजैक कर लिया या उसके पथभ्रष्ट कर दिया, उसका रडार से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो $1 करोड़ का 1,000 करोड़ डॉलर का F-35 को इस तरह से रास्ते से भटका दिया गया। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो चुका है। ऐसे में OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट जो है, OIC जो आजकल होम्योपैथिक बयान देते हैं, गाजा की लड़ाई पर होम्योपैथिक बयान देते हैं और अपना हिफाजती में पड़े रहते हैं, छुप कर पड़े रहते हैं। तो ये मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खाने में व्यस्त हैं। ये 58 देश इसी अमेरिका से ही हथियार खरीदते हैं। लेकिन F-35 जो कि आज से ठीक 70-80 दिन पहले रडार से भटक गया था, उस टाइम से ही बेचारे बाइडेन साहब के सिर में दर्द हो गया कि आखिर हमारा F-35 को अगर किसी ने रडार से भटका दिया है तब हमारा हथियार तो अब बिकेगा नहीं। हथियार अब किसका बिकेगा? तो एक मोटा सा पेट वाला किम जोंग, उनको नाम जानते होंगे। अब जो ये बिरयानी खाने वाले 58 मुस्लिम देश हैं, अब वो उसके करीब जा रहे हैं। और दूसरा जा रहे हैं चाइनीज, चीन के तरफ। शी जिनपिंग, आपको याद दिला दें, जो मोदी साहब के साथ झूला झूले थे। तो एक तो चीन की तरफ जा रहा है, दूसरा वो मोटा भाई जो है मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बने बैठे हैं, वो उनका नाम है, सॉरी मैं फिर आगे बता दूंगा। नेक्स्ट जो है एक और देश है, वो है रशिया। तो रशिया चूँकि वो भी 20 साल तक मुसलमानों का खून पिया था अफ़गानिस्तान में, और उसे समझ में आ गया, और जब समझ में आ गया तो अब वो मुसलमान का हिमायती बन बैठा है। और आज के डेट में चाहे वो फ़िलिस्तीन हो या गाजा हो, जो भी कह लीजिए, या इजिप्ट हो या सऊदीया हो, उन्हें हथियार देता है और बेचता है। तो ये 3 देश एक तरफ हो गए हैं, एक फ़िलिस्तीन, एक चाइना, दूसरा रूस, और तीसरा आपको तो बताया नॉर्थ कोरिया। ये 3 जो देश हैं, ये मुसलमानों के पास आज के डेट में, मुसलमान देशों के पास आज के डेट में हथियार बेच रहा है। एक तो वो हो गया। दूसरा, अमेरिका का ये सड़ेला हथियार
और इजराइल का जो हथियार है वो आप 7 अक्टूबर को देख ही चुके हैं कि उसका सेंसर कितना काम कर रहा है, उसका आयरन ड्रोन कितना काम कर रहा है। ये सब से ज़्यादा लेटेस्ट मार्केट में हथियार आ गया है। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले अमेरिका सऊदीया को दिखाता था कि भाई बगल में तुम्हारा ये मित्र है, दुश्मन देश है सिया का डर दिखाकर सऊदीया को अपना सड़ेला हथियार बेचा करते थे। कौन? अमेरिका। और इस तरह से अमेरिका काफ़ी पैसा कमाता था। लेकिन अब सऊदीया भी उसके फौजियों को, अमेरिकन फौजियों को भगा रहा है। चाइनीज़ फौजी या पाकिस्तानी फौजी ले रहा है, चाइनीज़ हथियार यूज कर रहा है और वो मोटा भाई का हथियार यूज कर रहा है और रूस का हथियार ले रहा है। अब इसे अपना ग्राहक कम नज़र आ रहा है। ये जो वर्ल्ड का चौधरी बना बैठा था अमेरिका, इसका हथियार कोई खरीदना नहीं चाह रहा। और इसी खींच के वजह से सबसे पहले तो वो यूक्रेन में मदद के नाम पर वहाँ कुछ हथियार फ्री में दिया और वहाँ लड़ाई चालू हुआ रूस में। और फिर यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो एक्चुअल में कॉमेडियन था। वो एक कॉमेडियन था और उसे, चूँकि वो इजरायली है, यहूदी है, जायोनिस्ट है, इसलिए उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर यूक्रेन का राष्ट्रपति बना दिया गया और फिर उसे युद्ध में लगाया। पहले 2-4 जहाज़ फ्री में हथियार दिया अमेरिका ने। उसके बाद उसे अपना सड़ेला हथियार बेचने के लिए और कस्टमर चाहिए था। फिर इसे मिल गया, खुद ये इजराइल मिल गया। और तो और जब यूक्रेन में लड़ाई हुआ तो गैस वगैरह का समस्या आ गया यूरोपियन देश में। और संजोग देखिए कि जिस गाजा के लिए लड़ाई हो रहा है, जहाँ की सारी बिल्डिंग को कब्रिस्तान में बदल दिया गया, उस ज़मीन के नीचे खरबों रुपया का, खरबों डॉलर का, बिलियन ट्रिलियन डॉलर का गैस भरा पड़ा है, गैस का भंडार पाया गया है। अब इस गैस के भंडार पर अपना कब्जा जमाने के लिए और अमेरिका अपना अपडेटेड हथियार को, यानी पिछले बैकडेटेड हथियार को बेचकर नया हथियार के लिए, फिर उन्हें भी तो चाहिए पैसा और पुराना हथियार को भी तो बेचना है, ग्राहक चाहिए। तो ये गाजा की लड़ाई में चाहे वहाँ के सारे लोगों को मार देना पड़े, 22 लाख लोगों को कत्ल करना पड़े, फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो लोगों को मारने पर उन्हें ज़रा सा भी दुख नहीं होता। इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि वहाँ जो गैस का भंडार है गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, या ये समझ लीजिए फ़िलिस्तीन के अंदर, तो फ़िलिस्तीन की जनता से ज़रा सा भी किसी को मोह माया प्यार नहीं है। ये गोरे चमड़े वाले को, ये यज़दी यहूनी लोगों को, ये जेविस लोगों को, जायोनिस्ट लोगों को वहाँ की जनता से ज़रा सा भी प्यार नहीं है। बस वहाँ की ज़मीन और वहाँ के गैस से प्यार है, जिस वजह से ये 46 दिन से लड़ाई चल रहा है और हो सकता है आने वाला 20 साल तक लड़ाई चले, क्योंकि अमेरिका लिथियम पे कब्जा करने के लिए 20 साल तक अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ा और अंत में अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके उसे भागना पड़ा। उसी तरह से फ़िलिस्तीन के लोग, गाजा के लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है और जान दे रहा है और कुछ नहीं है। इजराइल यहूदी जायोनिस्ट क्या है? लैंड ग्रैबर है। आप ऐसे बात को समझिए कि आपके घर में कोई पड़ोसी ज़बरदस्ती एक भाड़ेदार को रख देता है और भाड़ेदार फिर आपको एक दिन भगा देता है और उसे पता चलता है कि इस मकान के अंदर करोड़ों का खजाना है। तो बस यही है कि गाजा के अंदर गैस पाया गया है
और यूरोपियन लोगों को गैस का आवश्यकता है क्योंकि अभी जाड़ा भी आने वाला है और ये खजाना को लूटने के लिए वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात जानने का ये है कि मुसलमान जो देश हैं 58 के 58 जो OIC के देश, वो पूरे दुनिया में 205 देश है जिसमें 58 मुस्लिम देश हैं। ये मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खाने में बिल्कुल बिजी हैं। जब उसके सिर पर डंडा पड़ता है तभी वो आगे बढ़कर कुछ कहता है, अदरवाइज नहीं। वो बस वो अपने गद्दी पर बैठा है और होम्योपैथिक बयान देता है। उसकी भी कुछ मजबूरी है क्योंकि ये चिकन मटन के पीछे व्यस्त हैं। और जो मुस्लिम देश, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो ये सोच रहे हैं कि 58 देश या 58 देश हमारा मदद करेगा। ये बिल्कुल आपकी भूल है। आपका समस्या है, आप उसको सॉल्व कीजिए। आप बात को इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आप सड़क पर गुजर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग आपको उठा करके आपको मेडिकल हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। सबसे पहले चेक करेगा कि आपके जेब में कैश कितना है। बाय चांस अगर आपके जेब में कैश नहीं है तो उससे भी कोई उसके प्रॉब्लम नहीं है। आपके मोबाइल कहाँ है, आपके हाथ में अंगूठी कहाँ है, आपके सोने का चेन कहाँ है, सबसे पहले उससे लेना चाहेगा वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका समस्या है, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, आप जिस समस्या से ग्रस्त हैं, उस समस्या का आप खुद ही समाधान करें। आपको कोई दूसरा देश या कोई दूसरा आदमी आके आपका सॉल्यूशन नहीं करेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आपको अपना समस्या का खुद ही समाधान करना है। आज आप 22 लाख लोग एक छोटा सा बंद जेल में, यानी फ़िलिस्तीन में, गाजा के अंदर, गाजा स्ट्रिप यानी एक पट्टी है जो कि लगभग कब्जा कर चुका है जगह को इन यहूदी लोगों ने, जेविश लोगों ने, तो इन लोगों ने कब्जा कर लिया। इनके भाड़ेदार ने मकान मालिक को भगा दिया, मरने पर आतुर कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि आपको ये 58 जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब अपने आप में व्यस्त हैं, बिजी हैं। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जिसका एक एग्जाम्पल है, कभी भी आप खबर को देख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लीजिए, आपको सच पता चल जाएगा। खबर को भी देखिए तो ज़रा छानबीन करके, क्योंकि झूठों का अंबार भरा पड़ा है। झूठों का अंबार भरा पड़ा है। आपको सच कहीं से नहीं मिलेगा। सच खबर देखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आपको जो बताएं, हमने जो न्यूज़ दिया, ये काफ़ी इंटरनेशनल जो ऑलरेडी मैदान है गाजा का, जहाँ जो वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ से आपको निकाल के दे रहे हैं। अब तक 50 से 60 रिपोर्टरों को मार दिया गया है गाजा में। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रिपोर्टरों को मार दिया जाए, लेकिन ऐसा आज के डेट में हो रहा है। कोई भी, ये जो संयुक्त राष्ट्र है, ये भी एक चोरों का गठबंधन बन के रह गया है। और ये जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये कहाँ मर गए हैं? अभी आपने ये जेनेवा कन्वेंशन है, वो कहाँ चला गया है? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है गाजा के लोगों को? जी नहीं, बस ये सब बिके हुए हैं और हर कोई अपना जेब, अपने फ़ायदे को देखकर ही आपको न्यूज़ देता है। हमास के लोगों ने जो लड़ने का तरीका अपनाया है वो बिल्कुल अनूठा और अलग है। उसने IDF के लोगों को, लगभग 20 से 25 हज़ार आर्मी को पकड़कर ऐसे जगह में छुपा रखा है कि अब तक गाजा में जो हालात
इन लोगों ने बम फोड़ फोड़ कर रखा है, कब्रिस्तान बना रखा है, उसकी भरपाई वसूल करने के बाद इन्हें एक एक करके छोड़ा जा रहा है। और इसमें कतर अच्छा रोल अदा कर रहा है। एक ज़माना हुआ करता था कि लड़ाई में फौजी मरे, दबे, बच गए, वो लौट गए, लेकिन इन हमास के लोगों ने चालाकी ये किया कि जो लोग मर रहे हैं वो तो बिल्कुल मासूम लोग मर रहे हैं, हमास के लोग कोई मर नहीं रहे हैं, और जो वहाँ की जनता को आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए उन्होंने कफन बांध रखा है। तो ये नेतन्याहू चूँकि बहुत दिन तक गद्दी के प्यारे हैं और ये हमास को इन्होंने ही पैसा देकर खड़ा किया था, और आज हमास ही इसके गले का हड्डी बन बैठा है। और 25,000 के आसपास IDF इजराइल डिफेंस फोर्स को खुद स्थान में पकड़ रखा है, और उसके बदले में अब इतने जो बम फोड़े जा रहे हैं, आज 46-47 दिनों से लगातार जो बम गिर रहा है, इन बिल्डिंगों को जो बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ के गैस को खजाने को लेने के लिए ये जो 2-4 देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें पैसा दे रहे हैं, चोरी का माल यानी ग्रेबर लैंड, ये ऑक्यूपाइड लैंड, ये जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, हड़प रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और ये गैस पर जो नज़रें गड़ा रखा है, इनसे इनकी अपनी ज़मीन से इन गोरे को भगाने के लिए इन हमास वालों ने इन जिंदा फौजी को पकड़ रखा है, और फिर अब बैठक हो रहा है। अब आप देखते रहिए कि इस बैठक में ये लोग कितने फौजी को छोड़ेगा और ये जंगबंदी कितने दिन चलेगी। ऐसा स्थिति है कि अब तक कम से कम ये 2, 4, 10 दिन, 50 दिन, साल भर नहीं, कम से कम ये लड़ाई 20 साल तक तो ज़रूर चलेगी, और 4 से 5 देश तक फैला है। अभी इसका फैलाव अभी और बढ़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू अपने फौजी मरने वालों का ये ब्यौरा नहीं देता। आपको मैंने एक कैलकुलेशन का भी तरीका बताया है, आप उसको भी देख के आप उसको समझ सकते हैं और ख़ुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना नेतन्याहू सच बोलते हैं। उन्हें गद्दी से इतना प्यार है कि मरने वाले फौजियों की संख्या भी सही नहीं बताता। तो इसमें कतर एक देश है जहां हमास का ऑलरेडी ऑफिस खुला है, उस ऑफिस से फिर उसको डीलिंग किया जाएगा, और ये जो जितने बम गिराया जा रहा है, हमास के निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है और तरह तरह से यातना दिया जा रहा है, सबका हिसाब ये हमास वाले निकालेंगे। और आए दिन, पहले तो ये अनाथों का था ग्रुप, लेकिन अब इसमें 60 लाख से ज़्यादा लोग भर्ती लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हमास के दफ्तरों में आवेदन दे रहे हैं। देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। जैसे ही कोई नया खबर आता है हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेपल का अकाउंट दे रखे हैं, आप उस पर अपना राशि दान कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो भी आप उस पर अकाउंट का नंबर दिया है, आप उस पर हमें मदद कर सकते हैं। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। रोबस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बेंजामिन बीबी नेतन्याहू, हिब्रू में रोमानीकृत बिन्यामिन एन नेतन्याहू, उच्चारित होगा इसका आवाज़ बेंजामिन नेतन्याहू। अक्टूबर, उनका जो जन्म हुआ था अक्टूबर 21, 1949, एक इजरायली राजनेता हैं जो दिसंबर 2022 से इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। पहले 1996 से 1999 तक और फिर 2009 से 2021 तक पद पर रहे। वह लिकुड पार्टी के अध्यक्ष हैं।
नेतन्याहू देश के इतिहास में लंबे समय तक रहने वाले हैं, जिन्होंने कुल 16 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है। वह इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद होने वाले प्रधानमंत्री भी थे। तेल अवीव में धर्मनिरपेक्ष यहूदी माता पिता के घर जन्मे नेतन्याहू का पालन पोषण यरूशलेम में और कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भी हुआ। वह 1967 से इजराइल रक्षा बलों में शामिल होने के लिए इजराइल लौट आए। वह साइरेट मटकल विशेष बलों में एक टीम लीडर बन गए और सम्मानपूर्वक बर्खास्त होने से पहले कप्तान का पद हासिल करते हुए कई अभियानों में भाग लिया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद नेतन्याहू बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए आर्थिक सलाहकार बन गए। वह 1978 में योनातन नेतन्याहू आतंकवाद विरोधी संस्थान की स्थापना के लिए वापस इजराइल चले गए। 1984 से 1988 तक नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि थे। 1993 में लिकुड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने और विपक्ष के नेता बनने के बाद नेतन्याहू प्रमुखता से उभरे। 1996 के चुनाव में नेतन्याहू ने सिमोन पेरेज को हराया और लोकप्रिय वोट द्वारा सीधे चुने गए। पहले इजरायली प्रधानमंत्री बन गए और अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 1999 के चुनाव में यहूद ब्राक की वन इजराइल पार्टी द्वारा नेतन्याहू और लिकुड को भारी हार मिली और नेतन्याहू ने निजी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए पूरी तरह से राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। नेतन्याहू बाद में राजनीति में लौट आए और एरियल शेरोन के अधीन विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। बाद की स्थिति के दौरान उन्होंने इजरायली अर्थव्यवस्था में सुधारों की शुरुआत की, जिससे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अंततः गाजा विघटन योजना के संबंध में असहमति पर इस्तीफा देने से पहले शेरोन द्वारा नई पार्टी कदीमा बनाने के लिए पद छोड़ने के बाद दिसंबर 2005 में नेतन्याहू लिकुड के नेतृत्व में लौट आए। वह 2006 से 2009 तक विपक्ष के नेता रहे। 2009 के चुनाव के बाद नेतन्याहू ने अन्य दक्षिणपंथी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाई और दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2013 और 2015 के चुनाव में लिकुड को जीत दिलाई। 2019 और 2020 में लगातार 3 चुनाव के बाद सरकार बनाने में विफल रहने के बाद राजनीतिक गतिरोध का दौर शुरू हुआ, जिसे नेतन्याहू और मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट गठबंधन के बेनी गैंट्स के बीच गठबंधन रोटेशन समझौते के बाद हल किया गया था। रोटेशन होने से पहले दिसंबर 2020 में गठबंधन टूट गया और मार्च 2021 में एक नया चुनाव हुआ। अपनी अंतिम सरकार में नेतन्याहू ने कोविड-19 महामारी और 2021 इजराइल फिलिस्तीन संकट पर इजराइल की प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया। जून 2021 में नेफ्ताली बेनेट द्वारा यायर लेपिड के साथ सरकार बनाने के बाद नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और 2022 के चुनाव के बाद फिर से प्रधानमंत्री के रूप में लौटने से पहले तीसरी बार विपक्षी नेता बन गए। नेतन्याहू ने 1980 के दशक से व्यक्तिगत मित्र रहे डोनाल्ड ट्रंप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता दी और इजराइल और विभिन्न अरब राज्यों के बीच सामान्यकरण समझौतों की एक श्रृंखला अब्राहम समझौते की
मध्यस्थता की। नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार करने की अपनी दशकों पुरानी नीति पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। 2019 में नेतन्याहू को 3 साल की जांच के बाद विश्वास के उल्लंघन, रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। इन्हें सत्ता और कुर्सी से प्यार हो गया है और कुर्सी में बने रहने के लिए जनता को गाजर मूली की तरह कटवा सकती है और काट सकती है। इनका सिर्फ एक ही सपना रह गया है, विश्व गुरु बनना। जैसा कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, वैसे ये भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं। इनका बस एक ही मात्र सपना रह गया है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब के पास सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है मस्जिद अक्सा को तोड़कर थर्ड टेंपल बनाना। इसी को भुनाते भुनाते वो इतने दिन तक सत्ता पे बने रहे और अब आखिर में मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा चल रहा है। लोगों का कत्लेआम, खून बहाना सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए किया जा रहा है, वो है मस्जिद अक्सा को शहीद कर थर्ड टेंपल बनाना।